अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, भारत साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम पार्लियामेंट डायरी में आप सभी का स्वागत है। संसद के दोनों सदनों में आज लोक महत्व के मुद्दे उठाए गए, कई विधेयक पारित किए गए। आपको बताएंगे आज की इस विस्तृत रिपोर्ट में कि कौन कौन से विधेयक पारित हुए हैं और विधेयकों पर चर्चा के दौरान सदस्यों ने क्या क्या विचार रखे। इसके अलावा लोक महत्व के किन किन मुद्दों को उठाया गया, ये विस्तृत तरीके से बताएंगे आपको। और सदन में हंगामा किस बात को लेकर हुआ, यह भी बताएंगे। लोकसभा की बात करें तो आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जब भारत चीन तनाव के मुद्दे पर स्थिति को स्पष्ट करते हुए एक विस्तृत बयान दिया तो कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर दिया। राज्यसभा की बात करें तो आज सबसे बड़ा हंगामा तब हो गया जब जया बच्चन ने रवि किशन का नाम लिए बिना कहा कि कुछ लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। इसको लेकर काफी विवाद हुआ है। जया बच्चन के समर्थन में भी काफी लोग हैं और रवि किशन भी अपनी बात रख रहे हैं, उनके भी समर्थन में काफी लोग नजर आ रहे हैं। इस आज की रिपोर्ट में हम पार्लियामेंट में क्या क्या हुआ दोनों सदनों में विस्तृत तरीके से बताएंगे, लेकिन जरा उससे पहले जया बच्चन के बारे में ही कुछ बातें कर लेते हैं। अब जया बच्चन जी ने कहा कि कुछ लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। जया बच्चन जी, आपको तो थाली में सब कुछ परोसा हुआ मिला। रवि किशन और उन जैसे कई लोग, जिनमें सुशांत सिंह राजपूत और अन्य कई ऐसे अभिनेता अभिनेत्री हैं जो कि छोटे राज्यों से, छोटे शहरों से आकर मुंबई में अपना करियर बनाते हैं, उनको थाली भी खुद ही खरीदनी पड़ती है। उसमें जो भी सामग्री रखते हैं वो भी खुद ही खरीदनी पड़ती है। बहुत कुछ उनको अपनी मेहनत के बलबूते अर्जित करना पड़ता है। आपको बहुत कुछ अपने आप मिला है तो आप भाग्यशाली हैं, लेकिन ये लोग मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं। तो जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं, इस तरीके की टिप्पणी से आपको बचना चाहिए था। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत से पहले, कि जिसमें कि हम बताएंगे आपको कि क्या क्या हुआ दोनों सदनों में, उससे पहले जरा जया बच्चन का जो बयान था आपको दिखाते हैं। इस बयान के बाद रवि किशन ने क्या कहा वो भी आपको सुनाएंगे और इसमें संजय राउत भी कूद गए हैं। वो क्या कह रहे हैं, राज्यसभा सांसद हैं, वो क्या कह रहे हैं वो भी आपको दिखाएंगे। तो सिलसिलेवार पहले आपको दिखाते हैं जया बच्चन, रवि किशन और संजय राउत को, उसके बाद आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। फिल्म अभिनेत्री और समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सदस्य जया बच्चन ने मंगलवार को आरोप लगाया कि फिल्म उद्योग को बदनाम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसी फिल्म उद्योग से अपनी पहचान बनाने वाले कुछ लोग इसका तिरस्कार कर रहे हैं और ऐसे लोगों ने जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया। जया बच्चन ने हालांकि किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि कल लोकसभा में एक सांसद ने बॉलीवुड के खिलाफ बोला था। उन्होंने कहा कि यह गलत है। उल्लेखनीय है कि भाजपा सांसद तथा भोजपुरी अभिनेता रवि किशन ने सोमवार को लोकसभा में कहा था कि फिल्म उद्योग में मादक द्रव्य की समस्या है। जया बच्चन ने उच्च सदन में शून्यकाल में यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर मनोरंजन उद्योग की आलोचना की जा रही है। किसी का नाम लिए बिना जया ने कहा कि वह उन लोगों से बिल्कुल भी सहमत नहीं है जो लोग बॉलीवुड का तिरस्कार कर रहे हैं। उन्होंने कहा जिन लोगों ने इस उद्योग में नाम कमाया वही लोग इसका तिरस्कार कर रहे हैं। मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। उन्होंने कहा कि वह इसे लेकर खुद को शर्मिंदा महसूस कर रही हैं। जया ने कहा जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, यह गलत बात है। उन्होंने कहा मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई जब सोमवार को लोकसभा के एक सदस्य ने बॉलीवुड के खिलाफ कहा जो फिल्म उद्योग से ही हैं। मैं नाम नहीं ले रही हूं, यह शर्मनाक है। जया ने कहा कि देश में किसी भी संकट के दौरान सहायता में कभी पीछे नहीं रहने वाला यह उद्योग सराहना का हकदार है। जया ने कहा कि केवल कुछ लोगों की वजह से आज मनोरंजन उद्योग आलोचना का शिकार हो रहा है, जो हर दिन करीब 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और करीब 50 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार देता है। जया ने कहा कि मनोरंजन उद्योग का तिरस्कार करना सही नहीं है और ऐसी भाषा पर रोक लगाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा देश पर आने वाले किसी भी संकट के दौरान उसकी सहायता करने में यह उद्योग कभी पीछे नहीं रहा। राष्ट्रीय आपदा के दौरान इस उद्योग ने हर संभव मदद की है। यहाँ अत्यधिक कर देने वाले लोग रहते हैं। इस उद्योग ने अपना एक नाम और पहचान अपने बूते हासिल की है। जया ने कहा मेरा मानना है कि यह अत्यंत आवश्यक है कि सरकार इस उद्योग का समर्थन करे। केवल कुछ लोगों की वजह से पूरे फिल्म उद्योग की छवि खराब नहीं की जा सकती। उन्होंने यह भी कहा कि फिल्म उद्योग से तरह तरह के वादे किए गए लेकिन उसे उसका बकाया नहीं मिला। आइए आपको दिखाते हैं जया बच्चन के बयान पर सांसद रवि किशन और संजय राउत की प्रतिक्रिया। जया जी हमारी सीनियर है। मुझे लगा था मेरे कल के वक्तव्य पे जो हमने पार्लियामेंट में बोला था, हमको जया जी आज समर्थन देंगी, क्योंकि ये फिल्म इंडस्ट्री में सारे लोग ड्रग्स नहीं करते हैं। मैं पहली बात तो क्लियर कर लेता हूं, लेकिन जो कुछ लोग कर रहे हैं या कुछ लोग इसके अंदर एक कार्टेल भेज रहे हैं या पैडलर्स भेज रहे हैं, एक इतनी बड़ी सोची समझी साजिशन की लार्जेस्ट फिल्म इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड,
उसको प्लान करके कोई ख़त्म करना चाह रहा है। हम लोग जब 90s में आए थे तो ये सब फैशन नहीं था, जया जी जब आई थी तो नहीं था। तो हम लोग अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन आज मैं चाह रहा था कि जया जी मेरा समर्थन करें, या तो उन्होंने मेरा व्यक्तित्व तो सुना ही नहीं या मेरी बात सुनी ही नहीं। इंडस्ट्री को बचाने की बात, युवाओं को बचाने, कल मेरे बच्चे भी आएंगे तो किस माहौल में आएंगे? अपनी फिल्म इंडस्ट्री को, जो कि जया जी की भी फिल्म इंडस्ट्री, जितनी उनकी है उतना हक मेरा भी है इस इंडस्ट्री में। मैं उसको खोखला होने नहीं दूंगा, भले मेरी जान चली जाए, मुझे आवाज उठानी है। मैं अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने युवाओं के लिए, मैं फिल्म इंडस्ट्री का नाम बदनाम होने नहीं देना चाहता। कुछ लोगों की वजह से आज फिल्म इंडस्ट्री का नाम बदनाम हो रहा है कि सारे लोग ड्रग रैकेट्स में हैं। ये गलत बात है। कुछ लोग हैं, लेकिन उनकी भी कमर तोड़नी है। जो कुछ लोग हैं, एक भय पैदा करना, वो सारे सप्लायर्स को, वो सारे ड्रग माफिया कार्टेल्स को जो अंदर ड्रग सप्लाई कर रहे हैं और हजारों करोड़ रुपया कमा रहे हैं। ये कई हजार करोड़ का बिजनेस है, कई सारे माफियाज इसमें जुड़े हुए हैं, एंड वी हैव टू रियली टेक केयर। और इसीलिए कल मैंने पार्लियामेंट के पहले दिन ये मेरी आवाज गूंजी और मुझे समर्थन मिलने के बजाय मुझे इस तरह से जलील किया गया। जया बच्चन जी ने ये आज राज्यसभा में अपनी बात रखी और ये बहुत जरूरी था कि जिस तरह से अब इंडस्ट्री को, जो हमारे एक ऐतिहासिक धरोहर है, ये इंडस्ट्री इतनी पुरानी इंडस्ट्री है, पूरा देश मनोरंजन क्षेत्र से जुड़ा हुआ फिल्म इंडस्ट्री के बारे में हाल ही में कुछ लोग जिस तरह की गंदी बातें करते हैं, फैलाते हैं, तो सिर्फ ये इंडस्ट्री नहीं बदनाम हो रहा है, मुझे लगता है देश का संस्कार और देश की संस्कृति भी बदनाम करने जा रही है लोग। क्या है, ड्रग्स रैकेट है, फलाना है, क्या सिर्फ यही इंडस्ट्री में है? राजनीति में नहीं और क्षेत्र में नहीं, सभी क्षेत्र में अगर चल रहा है तो उनकी जिम्मेदारी रोकने की जैसे सरकार की है वैसे हमारे जैसे लोगों की भी है। जया जी ने यही बात कही, इंडस्ट्री बदनाम हो रही है कुछ लोगों की वजह से। 5 लाख लोगों को ये इंडस्ट्री रोजगार देती है, ऊपर से नीचे तक। ये खत्म करने के लिए कुछ लोग जो काम करते हैं उसको रोकना चाहिए। और इस प्रकार की बात जया बच्चन जी ही बोल सकती है, कर सकती है, इतनी बेबाक तरीके से। उधर देश में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मंगलवार को राज्यसभा में कहा कि भारत में करीब 92% मामले हल्के लक्षण वाले हैं और केवल 5.8% मामलों में ऑक्सीजन थेरेपी की जरूरत पड़ी। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना वायरस संकट से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में राज्यसभा में एक बयान देते हुए यह टिप्पणी की। As on 11 September 2020, a total of 45,62,414 confirmed cases and 76,271 deaths, with a case fatality rate of 1.67%, have been reported in India. As many as 35,42,663, that is about 77.65% cases have recovered. The maximum cases and deaths have been primarily reported from Maharashtra, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka, Uttar Pradesh, Delhi, West Bengal, Bihar, Telangana, Odisha, Assam, Kerala and Gujarat. All these states have reported more than 1 lakh cases. With our endeavor to manage COVID-19 through a whole of government and whole of society approach, India has been able to limit its cases and deaths per million to 3,320 cases per million and 55 deaths per million population respectively, which is one of the lowest in the world as compared to similarly affected countries. This decision prevented approximately 14 to 29 lakh cases and 37 to 78,000 deaths. Further, these 4 months were utilized to create additional health infrastructure, enhance human resource, and produce within India critical elements such as PPEs, N95 masks, and ventilators. उधर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने मंगलवार को राज्यसभा को बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देश में कोविड संक्रमित लोगों के संपर्क का पता लगाने के तहत 40 लाख लोगों को निगरानी में रखा गया है और 10 सितंबर तक
5.4 करोड़ नमूनों की जांच की जा चुकी है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री चौबे ने बताया कि 10 सितंबर तक देश में 15,290 केंद्रों में कोविड-19 का इलाज किया जा रहा है, जिनमें मरीजों के लिए 13,14,171 पृथक बेड की व्यवस्था है। उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन की सुविधा वाले 2,31,269 पृथक बेड और 62,694 आईसीयू बेड भी हैं, जिनमें 32,241 वेंटिलेटर वाले बेड हैं। उन्होंने बताया कि राज्यों को हर तरह के साजो सामान की आपूर्ति के संदर्भ में पूरा सहयोग दिया जा रहा है। मंत्री ने बताया कि अब तक राज्य और केंद्र सरकार के अस्पतालों को 10 सितंबर तक 1.39 करोड़ पीपीई किट, 3.42 करोड़ N95 मास्क, 10.84 करोड़ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन टैबलेट, 29,789 वेंटिलेटर और 1,02,400 ऑक्सीजन सिलेंडरों की आपूर्ति की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि टीकों के परीक्षण के लिए आगे आए 30 से अधिक स्वयंसेवियों को सहयोग दिया जा रहा है। इन लोगों पर टीकों का विभिन्न चरणों में परीक्षण किया जा रहा है। मंत्री ने बताया कि 7 अगस्त को कोविड-19 के लिए टीका प्रबंधन पर एक राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह नीति आयोग के अंतर्गत बनाया गया है। संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को राज्यसभा में समाजवादी पार्टी सदस्य रामगोपाल यादव ने कोरोना वायरस महामारी के कारण बड़े पैमाने पर लोगों के बेरोजगार होने और उनमें पैदा हो रही हताशा के कारण आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्ति का मुद्दा भी उठाया। यादव ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन के कारण अपनी आजीविका गंवाने वाले लोगों को हर महीने 15,000 रुपये भत्ता देने का सरकार से अनुरोध किया। यादव ने शून्यकाल में यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि लॉकडाउन के कारण करोड़ों लोगों की आजीविका प्रभावित हुई और कई परिवार बिखर गए। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई लिखाई तो दूर रही, वे भूखे सोने के लिए विवश हो गए। उन्होंने कहा कि इस महामारी के कारण लोगों में मानसिक तनाव और हताशा बढ़ती जा रही है। ऐसे में लोग आत्महत्या की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने इस कड़ी में नोएडा का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां इस बीमारी के कारण 44 लोगों की मौत हुई, जबकि पिछले कुछ महीनों में वहां 165 लोगों ने आत्महत्या की। यादव ने बेरोजगार हुए लोगों को हर माह 15,000 रुपये देने की मांग करते हुए कहा कि इससे लोगों को कुछ तो सहारा मिल सकेगा और वे जीवित रह सकेंगे। उन्होंने कहा कि पश्चिम से लेकर पूर्व तक हर सरकार ऐसा कर रही है और हमें भी ऐसा करना चाहिए। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने भी मानसिक स्वास्थ्य और आत्महत्या से जुड़ा मुद्दा उठाते हुए कहा कि भारत में कोविड-19 के कारण स्थिति और गंभीर हो गई है। उन्होंने कहा कि एक अनुमान के अनुसार हर साल दुनिया भर में 8 लाख लोग आत्महत्या कर लेते हैं और भारत में यह संख्या करीब 1.39 लाख है। उन्होंने कहा कि इसका अर्थ है कि आत्महत्या की कुल घटनाओं में से 15% भारत में होती हैं। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भारत में ऐसे मामलों की संख्या में 4% की वृद्धि हुई। उन्होंने कहा कि भारत में 3.5 मिनट में आत्महत्या की एक घटना होती है, जो काफ़ी दुखद है। इस बीच पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि NSN ने देश में 1 मार्च से 8 सितंबर तक 413 भूकंप रिकॉर्ड किए हैं। मंत्रालय ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा को बताया कि देश में और आसपास भूकंप का पता लगाने और ऐसी गतिविधियों की खोज के लिए नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी यानी NSN का प्रबंधन करता है। साथ ही मंत्रालय ने बताया NSN ने 1 मार्च 2020 से 8 सितंबर 2020 तक देश में कुल 413 भूकंप दर्ज किए हैं। मंत्रालय के अनुसार 413 में से 135 भूकंप की तीव्रता 3.0 या इससे कम थी और इतनी कम तीव्रता के भूकंप आमतौर पर महसूस नहीं होते। इस बीच सदन ने मंगलवार को उस विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी जो भारत की विमान सुरक्षा रेटिंग में सुधार लाने और नागर विमानन महानिदेशालय सहित विभिन्न नियामक संस्थानों को वैधानिक दर्जा प्रदान करने से संबंधित है। राज्यसभा ने वायुयान संशोधन विधेयक 2020 को चर्चा के बाद ध्वनि मत से पारित कर दिया। इस विधेयक में देश के सशस्त्र बलों से संबंधित विमानों को वायुयान कानून 1934 के दायरे से बाहर रखने का भी प्रावधान है। विधेयक में नए नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना राशि को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए करने का भी प्रस्ताव है। यह विधेयक बजट सत्र के दौरान लोकसभा में पारित हुआ था। राज्यसभा में इस विधेयक पर बहस के दौरान विभिन्न दलों के सांसदों ने सरकार को घेरा। विधेयक पर हुई चर्चा के दौरान एयर इंडिया ने निजीकरण के संबंध में विपक्षी सदस्यों द्वारा जताई गई चिंता दूर करने की कोशिश करते हुए नागर विमानन मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि वर्ष 2006 में मुंबई और दिल्ली जैसे 2 महत्वपूर्ण हवाई अड्डों का निजीकरण हुआ, जिसके बाद भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण यानी AAI को 29,000 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। इससे न सिर्फ इन 2 हवाई अड्डों बल्कि देश के अन्य हवाई अड्डों के आधारभूत ढांचे को भी विकसित करने में मदद मिली। पुरी ने कहा कि देश में 109 हवाई अड्डे फिलहाल परिचालन में हैं और अगले 5 वर्षों में 100 अतिरिक्त हवाई अड्डे निर्मित किए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि हवाई यात्रा सुरक्षित, सुलभ और सस्ती हो और वह सुरक्षा के संबंध में किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के अंत तक सामान्य रूप से उड़ानों का संचालन शुरू हो जाने की उम्मीद की जा रही है। मंत्री ने कहा कि विगत कुछ वर्षों में हवाई यात्रियों और हवाई मार्ग से मालवहन में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में हवाई यात्रियों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई है। पुरी ने कहा कि सरकार का प्रयास हवाई अड्डों के लिए बुनियादी ढांचा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने तथा हवाई सेवाओं का विस्तार करने का है। उन्होंने कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में कहा कि पिछले 3 वर्षों में 1000 हवाई यात्रा नियंत्रकों की भर्ती की गई है। उन्होंने कहा कि एयर इंडिया को उसके निजीकरण करने या नहीं करने की दृष्टि से देखने के बजाय उसके 60,000 करोड़ रुपए के बकाया ऋण और उसे खत्म करने के उद्देश्य से देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हवाई सेवा की मदद से भारत ने विदेशों से लगभग 16 लाख प्रवासियों को सुरक्षित देश वापस लाने का ऐतिहासिक काम किया है। उधर ऑनलाइन रमी खेल पर चिंता जाहिर करते हुए राज्यसभा में मंगलवार को सदस्यों ने मांग की कि इस पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए, क्योंकि आसानी से धन कमाने का यह तरीका बड़ी संख्या में युवाओं को अपने जाल में फंसा रहा है। उच्च सदन के सभापति एम वेंकैया नायडू ने इसके गंभीर चिंता का विषय बताते हुए कहा कि कानून मंत्री को इस ओर ध्यान देना चाहिए। भाजपा सदस्य केसी राममूर्ति ने विशेष उल्लेख के जरिए यह मुद्दा उठाते हुए कहा, ऑनलाइन रमी का चलन बढ़ रहा है और बड़ी संख्या में युवा इसके शिकार हो रहे हैं। इसके बेहद लुभावने विज्ञापन दिए जाते हैं और लोगों को जाल में फंसाया जाता है। उन्होंने कहा कि अपराधी गिरोह ऑनलाइन रमी से जुड़े हैं और एक अनुमान के अनुसार 200 करोड़ रुपए से अधिक का धंधा चल रहा है। आसानी से धन कमाने का सपना दिखाकर लोगों की खून पसीने की कमाई छीन ली जाती है। राममूर्ति ने कहा, इन दिनों कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न हालात में यह खतरा भी अपना आकार बढ़ा रहा है। युवाओं के भविष्य को देखते हुए इस पर रोक लगाना जरूरी है। सभापति नायडू ने इसे गंभीर चिंता का विषय बताते हुए कहा, वैसे तो राज्य सरकार का यह विषय है, लेकिन इसकी गंभीरता को देखते हुए कानून मंत्री को इस ओर ध्यान देना चाहिए। उधर कोविड-19 महामारी के इस दौर में बच्चों को डिजिटल माध्यम से शिक्षा दिए जाने का जिक्र करते हुए मंगलवार को राज्यसभा में एक सदस्य ने कहा कि संसाधनों के अभाव में बड़ी संख्या में बच्चे खासकर ग्रामीण इलाकों के शिक्षा से वंचित हैं। द्रमुक के तिरुचि शिवा ने कोविड-19 महामारी के इस दौर में बच्चों को डिजिटल माध्यम से शिक्षा दिए जाने का मुद्दा विशेष उल्लेख के जरिए उठाया। शिवा ने कहा कि कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं और स्कूल बंद हैं, बच्चों को डिजिटल माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, यह ठीक है, लेकिन सभी बच्चों को इस तरीके से शिक्षा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। राज्यसभा में मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस के एक सदस्य ने कोविड-19 महामारी के सिलसिले में उपयोग किए जा रहे शब्द सामाजिक दूरी को संदर्भ से पूरी तरह प्रतिकूल बताते हुए कहा कि इसकी जगह शारीरिक दूरी शब्द का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सदन के सभापति एम वेंकैया नायडू ने इसे एक महत्वपूर्ण सुझाव बताते हुए कहा कि सुरक्षित दूरी कहना भी बेहतर होगा। तृणमूल कांग्रेस के डॉक्टर शांतनु सेन ने विशेष उल्लेख के जरिए यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि सामाजिक दूरी कहने पर एक तरह से सामाजिक कलंक का एहसास होता है। इसके और भी प्रतिकूल मायने हैं, जैसे सामाजिक बहिष्कार या अलग थलग कर दिया जाना आदि। सेन ने कहा, कोविड-19 महामारी कब तक रहेगी कहा नहीं जा सकता, इसलिए कोविड-19 को लेकर सामाजिक दूरी शब्द का इस्तेमाल कतई नहीं किया जाना चाहिए। उधर शून्यकाल में वाईएसआर कांग्रेस के विजय साई रेड्डी ने पोलावरम परियोजना से जुड़ा मुद्दा उठाते हुए केंद्र से बकाया राशि जल्द जारी करने की मांग की, ताकि यह परियोजना समय से पूरी हो सके। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आश्वासन दिया कि इस मुद्दे पर जल शक्ति मंत्री के साथ मिलकर विचार किया जाएगा। टीआरएस सदस्य के.आर. सुरेश रेड्डी ने विभिन्न राज्यों के बीच नदियों के जल के बंटवारे का मुद्दा उठाया। द्रमुक सदस्य एम षणमुगम ने प्रधानमंत्री किसान योजना से जुड़ा मुद्दा उठाया। कांग्रेस के रिपुन बोरा ने असम में 2 पेपर मिल बंद हो जाने से बड़ी संख्या में कर्मचारियों के बेरोजगार हो जाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस संबंध में विगत में भी आश्वासन दिया था। बोरा ने कहा कि सरकार अपना वादा पूरा कर दोनों इकाइयों को पुनः चालू कर कर्मचारियों को उनके बकाये वेतन की भुगतान करे। उधर लोकसभा की बात करें तो लद्दाख के पूर्वी क्षेत्र में चीन की सेना के साथ गतिरोध के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को कहा कि वहां हम चुनौती का सामना कर रहे हैं, लेकिन हमारे सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए डट कर खड़े हैं। लोकसभा में पूर्वी लद्दाख की स्थिति पर दिए गए एक बयान में रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि इस सदन को प्रस्ताव पारित करना चाहिए कि यह सदन और सारा देश सशस्त्र बलों के साथ है, जो देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए डटकर खड़े हैं। इसमें सरकार ने मंगलवार को संसद को सूचित किया कि कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न से निपटने और इसे रोकने के लिए संस्थागत ढांचे को मजबूत करने के लिए गठित मंत्री समूह अपनी रिपोर्ट फरवरी में सौंप चुका है। लोकसभा में वी.के. श्रीकंदन के प्रश्न के लिखित उत्तर में गृह राज्य मंत्री जी. किशन रेड्डी ने कहा कि सरकार ने 24 अक्टूबर 2018 के आदेश के माध्यम से कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से निपटने और इसे रोकने के लिए विधिक और संस्थागत ढांचे की जांच करने और उसे मजबूत करने की सिफारिशें प्रदान करने के लिए मंत्रियों का एक समूह गठित किया था। उन्होंने बताया कि मंत्री समूह का पुनर्गठन पिछले साल 18 जुलाई को किया गया और उसने इस साल 10 जनवरी को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है।
उधर सरकार ने लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच गतिरोध के विषय पर संसद में चर्चा कराने की विपक्ष की मांग को मंगलवार को खारिज कर दिया। सूत्रों ने बताया कि लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति में कांग्रेस नेताओं ने पूर्वी लद्दाख में चीन के सैनिकों के साथ भारतीय सैनिकों के गतिरोध पर चर्चा करने की मांग उठाई थी। सूत्रों के अनुसार सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि मुद्दा संवेदनशील है और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है, इसलिए इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। उधर सरकार ने मंगलवार को बताया कि जम्मू कश्मीर में अब कोई भी नजरबंद नहीं है और वर्तमान में 223 लोग हिरासत में हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने लोकसभा को बताया कि जम्मू कश्मीर से पिछले साल अगस्त महीने में अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान हटाए जाने के बाद वहां शांति बनाए रखने के लिए कई कदम उठाए गए। इनमें कुछ व्यक्तियों को एहतियात के तौर पर हिरासत में भी लिया गया। रेड्डी ने कहा 11 सितंबर 2020 तक 223 व्यक्ति हिरासत में हैं, कोई भी व्यक्ति नजरबंद नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि 5 अगस्त 2019 को तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद वहां आतंकवाद की घटनाओं में काफ़ी कमी आई है। उन्होंने बताया कि 29 जून 2018 से 4 अगस्त 2019 के बीच 402 दिनों से जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद की 455 घटनाएं हुई थी, जबकि 5 अगस्त 2019 से 9 सितंबर 2020 के बीच 402 दिनों में ऐसी 211 घटनाएं हुई। उधर महाराष्ट्र सरकार और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के बीच चल रही तनातनी का मुद्दा मंगलवार को लोकसभा में गूंजा। हिमाचल प्रदेश से भाजपा के एक सांसद ने इस मुद्दे को उठाते हुए महाराष्ट्र की सत्तारूढ़ शिवसेना पर निशाना साधा और उसे कांग्रेस की सेना करार दिया। शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए मंडी के सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि हिमाचल की बेटी कंगना रनौत के साथ महाराष्ट्र में पिछले दिनों जो व्यवहार हुआ उसकी भर्त्सना की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि रनौत के साथ न सिर्फ वहां दुर्व्यवहार हुआ बल्कि करोड़ों की लागत वाले उनके कार्यालय को भी ध्वस्त कर दिया गया। शर्मा ने कहा कि शिवाजी के आदर्शों के साथ बाला साहेब ठाकरे ने जिस शिवसेना को चलाया, आज वह शिवसेना कांग्रेस सेना बनकर रह गई है। शिवसेना महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के साथ मिलकर सत्ता में है। कंगना रनौत मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के मनाली की रहने वाली हैं। मनाली मंडी संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। उधर लोकसभा में मंगलवार को उत्तर प्रदेश को 4 हिस्सों में बांटने की मांग उठाते हुए बहुजन समाज पार्टी के एक सदस्य ने कहा कि इससे न सिर्फ खुशहाली आएगी बल्कि दलितों व पिछड़ों को भी मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा। बसपा के मलूक नागर ने शून्यकाल के दौरान इस विषय को उठाते हुए कहा कि 2012 के विधानसभा चुनाव से पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटने के लिए एक प्रस्ताव पारित कराकर केंद्र सरकार को भेजा था। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को इस दिशा में ध्यान दिया जाना चाहिए। नागर ने कहा कि राज्य के बंटवारे से दलितों और अकलियतों के लिए कई रास्ते खुलेंगे। उन्होंने कहा कि इससे लोगों में खुशहाली आएगी और उच्च न्यायालयों जैसी अन्य सुविधाएं भी मिल सकेंगी। गौरतलब है कि बसपा प्रमुख और तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने 2012 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उत्तर प्रदेश को 4 राज्यों पूर्वांचल, बुंदेलखंड, पश्चिम प्रदेश और अवध प्रदेश में बांटने का प्रस्ताव पारित कराकर केंद्र के पास भेजा था। हालांकि कुछ ही महीने बाद प्रदेश में सपा की सरकार बनने के बाद यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया था। उधर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर बादल ने मंगलवार को केंद्र सरकार से आग्रह किया कि केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषा की सूची में पंजाबी को भी शामिल किया जाए। बादल ने सदन में शून्यकाल के दौरान आधिकारिक भाषा से संबंधित एक विधेयक का मुद्दा उठाया और कहा कि पंजाबी भाषा जम्मू कश्मीर में बहुत लंबे समय से बोली जाती रही है, लेकिन अब इसे आधिकारिक भाषा की सूची से अलग रखा गया है। मेरी मांग है कि सरकार इस पर पुनर्विचार करे। इस बीच सरकार ने मंगलवार को बताया कि कर्ज में डूबे होने और दिवालियापन के कारण किसानों द्वारा आत्महत्या करने के राज्यवार आंकड़े 2016 के बाद से उपलब्ध नहीं हैं। लोकसभा में प्रताप राव जाधव के प्रश्न के लिखित उत्तर में कृषि और कृषि कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, 2014 और 2015 के दौरान ऋणग्रस्तता और दिवालियापन के कारण किसानों द्वारा आत्महत्या किए जाने संबंधी राज्यवार आंकड़े हैं। हालांकि यह आंकड़ा 2016 के बाद से उपलब्ध नहीं है। सरकार द्वारा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो से संबंधित रिपोर्ट के माध्यम से उपलब्ध कराए गए ऋणग्रस्तता और दिवालियापन के कारण किसानों की आत्महत्या के आंकड़ों के अनुसार 2014 में इसके कारण 1163 किसानों ने आत्महत्या की थी, जिनमें महाराष्ट्र से 857, तेलंगाना से 208, कर्नाटक से 51 और आंध्र प्रदेश से 36 किसानों की आत्महत्या के मामले शामिल हैं। मंत्री ने बताया कि कृषि राज्य का विषय है, अतः राज्य सरकारें राज्य में कृषि विकास के लिए उपयुक्त उपाय करती हैं। हालांकि भारत सरकार उचित नीतिगत उपायों और बजटीय सहायता के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहयोग करती है। तो ये थी संसद के दोनों सदनों से हमारी आज की खास रिपोर्ट। अगली कड़ी में आपके साथ फिर जुड़ेंगे दोनों सदनों की वो बातें लेकर जो आपके लिए जानना है जरूरी।